कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक माहौल से, एक अंधेरी सीलन भरी जेल के अंदर से। यहाँ एक कैदी को लोहे की सलाखों के पीछे से बाहर खींचा जा रहा है। उसकी हालत दयनीय है, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं। जेल के सिपाही उसे घसीटते हुए ऊपरी मंजिल की उस बालकनी तक ले जाते हैं, जहां नीचे एक उग्र भीड़ इकट्ठा है। लोग गुस्से से चिल्ला रहे हैं, हत्यारा, दरिंदा, इंसान नहीं, शैतान है ये। हर चेहरा नफरत से भरा है। इस शोरगुल को शांत करने के लिए जेलर एक गार्ड को इशारा करता है। गार्ड आगे बढ़ता है और गले से ऊंची आवाज में सजा का ऐलान करता है। वो कहता है, कोर्ट का आदेश है कि 2 दिन बाद इस अपराधी को फांसी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले पूरे शहर के सामने इसके हाथ पैर एक लकड़ी के सलीब पर बांध कर तोड़े जाएंगे। भीड़ ये सुनकर खुशी से झूम उठती है, जैसे किसी तामाशे का टिकट मिल गया हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर ये कैदी है कौन, और ऐसा क्या किया इसने जो इसे इतनी बेरहम सजा दी जा रही है। यहीं से फिल्म की कहानी पीछे मुड़ती है, एक फ्लैशबैक की तरफ। हमें ले जाया जाता है 18वीं सदी के पेरिस शहर में, एक ऐसी जगह जो शहर की सबसे गंदी और बदबूदार जगह मानी जाती थी। फिश मार्केट यानी मछली बाजार। वहां चारों ओर सड़ती मछलियों की सड़ांध फैली होती है। खून, गंदगी और कीचड़ में लोग अपना जीवन काटते हैं। इसी बदबूदार माहौल के बीच एक गर्भवती महिला जो मछलियां बेचती है, उसे अचानक तेज प्रसव पीड़ा होती है। वो मछलियों से भरी एक गंदी टोकरी के नीचे झुकती है और वहीं एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उसी गंदगी में से बच्चे को किनारे करती है, जैसे वो कोई मरा हुआ टुकड़ा हो। दरअसल उसकी चारों पिछली संतानें मरी हुई पैदा हुई थीं। वो उन्हें हर बार इसी जगह जन्म देकर मछलियों के साथ सड़ा गला समझकर नदी में फेंक देती थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। इस बार बच्चा मरा नहीं था, वो जीवित था और रो रहा था। उसकी पहली सांसों के साथ उसने उस सड़ांध को महसूस किया, सूंघा और जोर से रो पड़ा। वहां मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। जब उन्होंने उस छोटे नवजात को अकेला गंदगी में पड़ा देखा, तो गुस्से में उसकी मां को पकड़ लिया। लोगों को लगा कि वो अपने बच्चे को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ रही थी। यही बच्चा आगे चलकर बना वो खतरनाक इंसान जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट ग्रेनुई। उसका जन्म 2 असामान्य चीजों के साथ हुआ था। पहली, उसकी सूंघने की शक्ति, जो किसी भी आम इंसान से हजारों गुना तेज थी। वो किसी भी चीज की गंध को दूर से पहचान सकता था, हर चीज की खुशबू और बदबू में फर्क कर सकता था। और दूसरी, एक खतरनाक बात जो धीरे धीरे सामने आई। अगर कोई उसे ठुकराता या उससे मुंह मोड़ता तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, जैसे उसकी मां ने किया। जन्म देते ही उसे अकेला छोड़ दिया और बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शायद यही शुरुआत थी उस अजीब और खौफनाक सफर की, जो आगे चलकर दुनिया को चौंका देने वाला था। इसके बाद जॉन के जन्म बाद उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया, जिसे चलाती थी एक सख्त और लालची औरत, मैडम गिलार्ड। उसका मकसद बच्चों की देखभाल करना नहीं, बल्कि उन्हें पालने के नाम पर पैसा कमाना था। उस जगह पर न तो प्यार था और न ही इंसानियत। वहां के बच्चे भी एक दूसरे से डरते और जलते रहते थे। जब जॉन वहां पहुंचा तो बाकी बच्चों को लगा कि एक नया बच्चा आने से उनकी रोटी कम हो जाएगी। इस डर से उन्होंने जॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन मैडम गिलार्ड बीच में आ गई और उसने उन बच्चों को डंडे से जमकर पीटा। जॉन बच तो गया, लेकिन उस माहौल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। 5 साल की उम्र तक जॉन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो चुपचाप सब कुछ देखता और महसूस करता था, लेकिन बोलता कुछ नहीं। पर एक चीज थी जो धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी, उसकी गंध पहचानने की शक्ति। वो हर चीज की गंध को इतनी बारीकी से महसूस कर सकता था जितना शायद कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर पाता। जब वो 13 साल का हुआ तो अनाथालय में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि गिलार्ड ने उसे वहां से निकालने का फैसला कर लिया। तब उसने जॉन को एक जानवरों की खाल का व्यापारी ग्रिमल्किन को सौंप दिया। ग्रिमल्किन का काम था जानवरों की खालों को इकट्ठा करना, सुखाना और बेचना। और इन गंधों के बीच जॉन की नाक जैसे हर रोज और भी ज्यादा जागने लगी। एक दिन ग्रिमल्किन उसे अपने साथ शहर लेकर गया और ये जॉन की जिंदगी का एक नया मोड़ था। पहली बार उसने फिश मार्केट जैसी सड़ांध से बाहर की दुनिया देखी। वो दुनिया जहां फूलों की खुशबू थी, मसालों की महक थी और हवा भी साफ लग रही थी। हर गंध उसके लिए एक नया जादू बन गई थी। इसी सफर के दौरान एक मोड़ पर जॉन की नाक को एक बेहद खास महक महसूस होती है। वो उस गंध की तरफ खींचता चला जाता है। वह गंध एक दुकान से आ रही थी, और वो कोई आम दुकान नहीं,
बल्कि परफ्यूम शॉप थी। वहां उसे एक परफ्यूमर दिखता है जो एक बोतल से खास परफ्यूम निकाल रहा था, जिसे लोग आमोर एंड साइक के नाम से जानते थे। लेकिन उस मशहूर परफ्यूम की गंध के बीच जॉन को एक और गंध महसूस होती है। एक ऐसी खुशबू जो बाकी सभी से अलग थी, बेहद खास, जैसे जादू। जॉन उस गंध के पीछे चल पड़ता है। वो गंध एक सुंदर लड़की की तरफ जा रही थी जो पास ही खड़े होकर फल बेच रही थी। वो लड़की बिल्कुल साधारण दिख रही थी, लेकिन उसकी महक जॉन को दीवाना बना देती है। वो लड़की के पास जाता है और उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कोई अनोखा खजाना मिल गया हो। लड़की पहले तो उसे एक गरीब समझकर फल देती है, लेकिन जॉन तो उसकी महक में खो चुका था। वो उसके हाथ को पकड़कर उसे सूंघने लगता है। ये देखकर लड़की डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन जॉन जैसे उसके पीछे खींचता चला जाता है। वो उसकी गंध को फिर से महसूस करता है और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और जैसे ही वो चीखने की कोशिश करती है, जॉन उसका मुंह दबा देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर लोग देख लेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। कुछ ही पलों में लड़की की चीख बंद हो जाती है, लेकिन जब जॉन उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो देखता है कि लड़की अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी होती है। पर जॉन का ध्यान लड़की की मौत पर नहीं जाता। उसका ध्यान है सिर्फ एक बात पर, उसके शरीर की वो अनोखी महक जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जॉन हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये खुशबू कहाँ गई? क्या मैं इसे दोबारा पकड़ सकता हूँ? और यही वो पल था जिसने जॉन के मन में एक अजीब लेकिन खतरनाक सवाल भर दिया। क्या किसी इंसान की खुशबू को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? अब कहानी में एंट्री होती है एक बेहद दिलचस्प लेकिन चालाक किरदार की, जिसका नाम था जुसेपे बाल्दिनी। वो कभी पेरिस का सबसे मशहूर इत्र बनाने वाला परफ्यूमर हुआ करता था। उसकी दुकान कभी बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज और अमीर लोगों से भरी रहती थी। लेकिन वक्त बदला और जैसे जैसे नए नए परफ्यूमर्स शहर में आए, बाल्दिनी का धंधा ठंडा पड़ता गया। अब हालत ये हो गई थी कि वो दूसरों के परफ्यूम फार्मूले चुराने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम ही रहता। इस बार उसकी नजर थी उस फेमस परफ्यूम आमोर एंड साइगन के फार्मूले पर, जिसकी खुशबू पूरे शहर में दीवाने पैदा कर रही थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बाल्दिनी उस खुशबू को दोबारा नहीं बना पाया। उसी शाम, किस्मत का खेल देखिए, जॉन बकरी की खाल की डिलीवरी देने बाल्दिनी की दुकान पहुंचता है। जॉन की नजर जैसे ही दुकान में रखे सैकड़ों परफ्यूम की शीशियों पर जाती है, उसकी नाक एकदम सतर्क हो जाती है। वो बाल्दिनी की कलाई से आ रही आमोर एंड साइक की खुशबू को पहचान लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही परफ्यूम बना सकता हूं। बाल्दिनी को हंसी आ जाती है। वो इस गरीब गंदे कपड़े पहने लड़के को नौटंकी बाज समझकर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जॉन बिना घबराए कहता है, एक मौका दो, बस एक बार। थोड़ी सोच के बाद बाल्दिनी मान जाता है। फिर जॉन दुकान में रखे अलग अलग परफ्यूम ऑनल्स और फूलों की महक को मिलाकर एक परफ्यूम बनाता है। जैसे ही बाल्दिनी उसे सूंघता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आमोर एंड साइक की थी। जॉन कहता है, मैं इससे भी बेहतर बना सकता हूँ। और फिर वो कुछ खास एसेंस लेकर दूसरा परफ्यूम बनाता है। वो परफ्यूम बाल्दिनी को उसके बचपन के पहले प्यार की याद दिला देता है। एक पल के लिए वो अतीत में खो जाता है। यही वो जादू था जो बाल्दिनी को चाहिए था और अब उसे मिल चुका था। बाल्दिनी समझ जाता है कि जॉन कोई आम लड़का नहीं, बल्कि परफ्यूम की दुनिया का अनमोल हीरा है। इसलिए वो जॉन को उसके मालिक ग्रीमल्किन से खरीद लेता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी रात ग्रीमल्किन शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। अब जॉन बाल्दिनी की दुकान में रहने लगता है। उसकी बदौलत बाल्दिनी का नाम और उसके परफ्यूम दोबारा पूरे पेरिस में छा जाते हैं। बाल्दिनी जॉन को अपने खास परफ्यूम बनाने के रहस्य सिखाने लगता है। वो बताता है कि हर परफ्यूम में 3 लेयर होती हैं, हेड, हार्ट और बेस। हर लेयर में 4-4 खुशबुओं की शीशियां होती हैं, यानी कुल मिलाकर 12 तरह की गंधें मिलती हैं एक परफ्यूम में। लेकिन फिर बाल्दिनी एक और पुरानी रहस्यमयी बात बताता है कि मिस्र के पुराने जमाने में माना जाता था कि अगर कोई परफ्यूम 13 खुशबुओं से बने तो वो परफ्यूम जादू बन जाता है। ऐसा ही एक परफ्यूम कंटेनर मिस्र में मिला था और कहते हैं कि जब उसे खोला गया तो एक पल के लिए पूरी दुनिया जन्नत की तरह महकने लगी थी। ये बात जॉन के दिल में गहराई से उतर जाती है। अब उसका सपना सिर्फ परफ्यूम बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत परफ्यूम बनाना था। ऐसा परफ्यूम जिसे कोई भी ना बना सके, ना समझ सके।
जॉन बाल्दिनी से पूछता है, क्या कोई तरीका है जिससे किसी चीज की खुशबू को हमेशा के लिए कैद किया जा सके? बाल्दिनी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें वो तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम चाहिए। जॉन वादा करता है, और फिर बाल्दिनी उसे सिखाता है डिस्टिलेशन की कला, एक ऐसा तरीका जिसमें हजारों फूलों की खुशबू को एक मशीन से खींचकर एक बोतल में कैद किया जाता है। वो बताता है कि उसने ये तरीका पेरिस आने से पहले फ्रांस के एक शहर ग्रेस में सीखा था, जहां परफ्यूम की असली दुनिया बसती है। अब जॉन के पास था ज्ञान, हुनर और एक खतरनाक सपना। अब एक सुबह, जब सब कुछ शांत था, बाल्दिनी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर जागता है। वो नीचे आता है और देखता है कि जॉन जमीन पर बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाल्दिनी हैरान हो जाता है। जब वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो जॉन कहता है, तुम झूठे हो, तुम्हारा तरीका झूठा है। मैं कांच, पत्थर और लोहे जैसी चीजों की खुशबू को बोतल में कैद नहीं कर पाया। तुम्हारी मशीन फेल हो गई। बाल्दिनी गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी मशीन की तरफ दौड़ता है और देखता है कि अंदर उसकी मरी हुई बिल्ली रखी है। उसे और गुस्सा आ जाता है। वो चीख कर कहता है, तू बिल्ली की तो छोड़, मेरी या अपनी खुशबू भी कैद नहीं कर सकता। ये बात जॉन के दिल में तीर की तरह चुभती है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और तेज बुखार में तपने लगता है। बाल्दिनी घबरा जाता है। उसे अब अपनी दुकान की शोहरत डूबती नजर आती है, क्योंकि जॉन ही उसका इकलौता सहारा था। तभी एक दिन जॉन अधमरी हालत में बिस्तर पर लेटे लेटे पूछता है, क्या डिस्टिल मेथड के अलावा कोई और तरीका है जिससे किसी की खुशबू को बचाया जा सके? बाल्दिनी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, एक तरीका और है। जानवरों की चर्बी के जरिए इंसानी या फूलों की खुशबू को सोखकर बोतल में बंद किया जा सकता है। लेकिन वो तरीका बहुत जटिल होता है और उसे पूरा सीखने के लिए फ्रांस के मशहूर शहर ग्रास जाना पड़ता है, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाए जाते हैं। बाल्दिनी अब जान चुका था कि जॉन का सपना साधारण नहीं था, इसलिए वो उसे एक कागजी दस्तावेज देता है, एक इजाजतनामा, जिससे जॉन ग्रास जाकर एक इत्र फैक्ट्री में काम भी पा सके और वहां का ज्ञान भी हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही जॉन शहर के लिए रवाना होता है, बाल्दिनी का पुराना घर टूटकर ढह जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये मानो किस्मत का आखिरी संकेत था। अब जॉन पूरी तरह आजाद था। ग्रास की ओर बढ़ते हुए जॉन पहली बार खुली हवा में सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि अब वो किसी का गुलाम नहीं रहा। वो खुद अपनी किस्मत का मालिक है। रास्ते में उसे दो रास्ते दिखते हैं, एक जो सीधा गांव से होकर जाता है और दूसरा जो पहाड़ों के बीच से निकलता है। वो चुनता है दूसरा रास्ता, क्योंकि उसे अपनी आजादी को महसूस करना था। चलते चलते जॉन को एक शांत गुफा मिलती है। वो उसे अपना ठिकाना बना लेता है। कई दिन वो वहां अकेले बिताता है, बिना किसी इंसान, शोर या गंध के। लेकिन एक रात उसे फिर से उसी फल वाली लड़की का सपना आता है, वही जिसकी महक ने उसे पहली बार पागल कर दिया था। सपने में वो लड़की उसे अनदेखा कर देती है। जॉन हड़बड़ाकर उठ जाता है। वो खुद को सूंघता है, लेकिन उसे कोई खुशबू महसूस नहीं होती। वो भागकर बाहर जाता है, जहां बारिश हो रही होती है, और वहां भीगते हुए उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी खुद की कोई खुशबू नहीं है। यानी इस दुनिया में उसका कोई वजूद ही नहीं है। शायद इसी वजह से बचपन से लेकर अब तक कोई भी इंसान उसे समझ नहीं पाया, उसे अपनाया नहीं। लेकिन अगली सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, वो संकल्प करता है कि अब वह सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास रचेगा। एक ऐसा नाम बनाएगा जिसकी खुशबू कभी नहीं मिटेगी। और जब वो ग्रास की ओर बढ़ता है, तभी अचानक उसे हवा में एक जानी पहचानी दिव्य सी महक आती है। वो देखता है कि एक सुंदर मासूम सी लड़की एक रॉयल घोड़ा गाड़ी में बैठकर उसके सामने से निकलती है। उसकी महक जॉन के दिल को हिला देती है, ठीक वैसी ही महक जैसी पहले उस फल वाली लड़की में थी। जॉन एक पल के लिए रुकता है और फिर उस महक के पीछे चल पड़ता है। उस लड़की का पीछा करते हुए वह ग्रास शहर में दाखिल होता है। वहां वह एक भव्य बंगले तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वहां के सबसे रईस व्यापारी एंटोनी रिचेस की बेटी लॉरा है। लॉरा की खूबसूरती और उसकी खुशबू पूरे शहर में मशहूर थी, और अब वही खुशबू जॉन की नई प्रेरणा बनने वाली थी। दूसरी तरफ जॉन अब ग्रास शहर में मैडम अर्नल की फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन यहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि मैडम का पति रिचर्ड रोट
जॉन से ईर्ष्या करता है, हर बात पर उसे ताने मारता, परेशान करता। लेकिन जॉन अब सिर्फ सीखने आया था, हार मानने नहीं। यहां वह जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के दो तरीके सीखता है। एक तरीका गर्म तेल में उबालने का और दूसरा तरीका कपड़े में लेप करने का। अब जॉन को अपने फार्मूले के लिए इंसानी खुशबू चाहिए थी। पहली बार वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को चुनता है। जैसे ही वो मरती है, जॉन उसकी बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। लेकिन अफसोस, वो खुशबू उसे नहीं मिलती। तरीका फेल हो जाता है। अब दूसरे तरीके के लिए जॉन एक तवायफ को चुनता है। वो उसके शरीर पर जानवरों की चर्बी वाला कपड़ा लगाता है, लेकिन लड़की घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जॉन अब वही बन चुका था जिससे पूरी दुनिया डरती है, एक कातिल। वो लड़की को मार देता है, फिर उसके शरीर को जानवरों की चर्बी से लपेटकर कपड़े में लपेटता है और फिर उसी कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दनी से सीखे डिस्टल मेथड से खुशबू बोतल में बंद करता है। इस खुशबू को वो तवायफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करता है और जब कुत्ता उसी कपड़े की ओर भागता है तो जॉन समझ जाता है अब वो कामयाब हो गया है। और यही जन्म होता है एक परफ्यूमर का नहीं, बल्कि एक लेजेंड कातिल का। अब जॉन अपने मिशन पर है। वो बाल्दनी की बताई 13 बोतलों वाली परफेक्ट परफ्यूम बनाना चाहता है। हर बोतल के लिए उसे एक लड़की की खुशबू चाहिए, यानी एक कत्ल। दूसरी तरफ ग्रास शहर में लॉरा का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। पार्टी में ढेर सारे मेहमान, बच्चे और खेल चल रहे होते हैं, जैसे लुका छिपी। भीड़ का फायदा उठाकर जॉन वहां भी पहुंच जाता है। वो लॉरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा भाग जाती है। हालांकि पार्टी से दो जुड़वां बहनें गायब हो जाती हैं। कुछ समय बाद उनकी लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती मिलती हैं। लोग सहम जाते हैं, पुलिस सख्ते में आ जाती है और जॉन अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार कर चुका होता है। अब एक सिलसिला शुरू हो जाता है, कत्ल का और खुशबू इकट्ठा करने का। शहर की एक एक कुंवारी लड़की गायब होने लगती है। हर दिन हर गली में डर फैल जाता है। लोग अपनी बेटियों को घर में बंद करने लगते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं, खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जॉन एक एक कर 12 बोतलें पूरी कर लेता है। अब उसके पास है 12 लड़कियों की अनोखी खुशबू और वह उन्हें एक बड़े बर्तन में मिलाकर एक परफेक्ट परफ्यूम बनाने के करीब होता है। अब उसे चाहिए बस आखिरी बोतल, यानी लॉरा की खुशबू। दूसरी तरफ लॉरा के पिता रिचिस अब शहर की सभा में जाते हैं और कहते हैं, ये कोई आम कातिल नहीं है। जिन लड़कियों को मारा गया वो सब कुंवारी थीं और उनकी बॉडी पर कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। ये कत्ल किसी खास मकसद के लिए हो रहे हैं। लेकिन सभा उसकी बात को हल्के में लेती है और शहर के चर्च में मदद मांगने पहुंचती है। चर्च के फादर कातिल का बहिष्कार करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी चर्च में एक खबरी आता है। वो चिल्लाकर कहता है, कातिल पकड़ा गया है। पूरे शहर में जश्न का माहौल बन जाता है। लोग सड़कों पर नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन रिचिस खुश नहीं है। उसे इस खबर पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। वो लॉरा की सुरक्षा को लेकर डर जाता है और फैसला करता है कि अब और नहीं, वो ग्रास छोड़ देगा। अगले दिन रिचस अपनी बेटी लॉरा के साथ शहर से रवाना हो जाता है, लेकिन जॉन लॉरा की खुशबू महसूस कर उनका पीछा करता है और अपनी गंध पहचानने की क्षमता से उन्हें ढूंढ लेता है। दूसरी ओर तवायफ का कुत्ता जॉन के कमरे से अपनी मालकिन के कपड़े और बाल निकालता है, जिससे बाकी 12 लड़कियों की पहचान भी उजागर हो जाती है। रिचस और लॉरा एक होटल में रुकते हैं, जहां वह लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखकर सो जाता है। लेकिन जॉन चुपके से चाबी चुराकर लॉरा के कमरे में घुस जाता है और अगली सुबह रिचस अपनी बेटी की लाश देखकर फूट फूट कर रोता है। इस तरह जॉन 13वीं और आखिरी बॉटल बनाकर अपनी फाइनल परफ्यूम पूरी कर लेता है। लेकिन तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। 2 दिन बाद जॉन को सजा दी जानी थी, जिसे देखने दूर दूर से लोग ग्रास शहर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही सिपाही उसे लेने आते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम खोल देता है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा गाड़ी से राजकुमार की तरह जॉन उतरता है और झल्लाद की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर झल्लाद उसके कदमों में गिर पड़ता है और उसे निर्दोष कहता है। फिर जॉन एक रुमाल पर परफ्यूम लगाकर हवा में लहराता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग जन्नत सा एहसास करने लगते हैं और उसे फरिश्ता कहने लगते हैं। पहली बार लोगों का ऐसा आदर और सम्मान देख जॉन अहंकार से भर जाता है और खुद को मसीहा समझने लगता है। लेकिन जब लोग एक दूसरे से प्यार में डूब जाते हैं,
तो जॉन को पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है और उसे फलों वाली लड़की की याद आती है। वह सोचता है, काश उसने उससे सच्चा प्यार किया होता तो शायद वह उसकी महक को सदा के लिए अपना बना पाता। यह सोचकर वह दुखी होकर रोने लगता है। तभी रिचर्ड तलवार लेकर उसे मारने आता है, लेकिन जॉन की खुशबू के आगे वह भी हार मानकर उसके सामने गिर पड़ता है और माफी मांगता है। जॉन को अपने पापों का एहसास होता है और वह चुपचाप शहर से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद परफ्यूम का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और लोग खुद को शर्मनाक और असहज महसूस करते हैं, जिससे वे पानी पानी हो जाते हैं। उसी दिन शहर की सभा लड़कियों की हत्या के लिए रोड को दोषी ठहराती है, क्योंकि लड़कियों के बाल और कपड़े उसके घर के पीछे पाए गए थे और पुलिस की 14 घंटे की पूछताछ के बाद वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, जिससे उसे फांसी की सजा दी जाती है। इसी बीच जॉन अपने जन्म स्थान बदबूदार मछली बाजार पहुंचता है, जहां वह अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालकर अपने सिर पर उड़ेल देता है। उसकी महक से वहां बैठे लोग मोहित होकर उस पर झपट पड़ते हैं और एक एक कर उसका शरीर नोच नोच कर तबाह कर देते हैं, जिससे जॉन का नामो निशान मिट जाता है। अगले दिन फिर मछली बाजार में परफ्यूम की बोतल से एक आखिरी बूंद टपकती है और फिल्म खत्म हो जाती है। सवाल उठता है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया और उस आखिरी बूंद का क्या मतलब था। दरअसल जॉन के पास इतना परफ्यूम था कि वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता था, किसी भी राजा को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकता था, यानी वह पूरी दुनिया का अगला खुदा बन सकता था। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह जान चुका था कि परफ्यूम से दुनिया पर राज तो कर सकता था, लेकिन सच्चा प्यार न पा सकता था और न ही किसी को दे सकता था। उसकी पूरी जिंदगी प्यार के बिना गुजरी थी। उसने कभी प्यार क्या होता है सीखा ही नहीं था। वह अपनी खास ताकत से इतिहास जरूर रच गया, लेकिन दुनिया की सबसे अनमोल चीज प्यार से वंचित रह गया। वह एक ऐसा सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अंदर से खाली और तन्हा था। न कुछ पाया, न कुछ साथ लेकर गया। और इसी सीन के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप